हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट इश्यू पर स्वागत है। दोस्तों हम बात करेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स 3 के पार्ट नंबर 67 की। अब तक हमने आपको पार्ट नंबर 66 तक वीडियो अपलोड कर दिया है। इन सभी वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों आपको प्रश्नावली 12.2 अर्थात ये हम जिसकी बात कर रहे हैं ये आपका हायर ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो इसमें आज हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए जो कि ऑलरेडी ये प्रीवियस पेपर में आपसे पूछे जा चुके हैं, तो आपको इनको समझना और लगाना क्वेश्चन को जरूरी है। देखिए दोस्तों, जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, हमने पिछले वीडियो में जो आपको बताया था उसमें जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाता था इस साइड जो आप राइट साइड में देख रहे हैं जहां e⁻⁻2x लिखा हुआ है यहां पर 0 होता था। लेकिन पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि जब आपका e⁻x के फॉर्म में क्वेश्चन हो या फिर आपका sin x के फॉर्म में या फिर आपका cos x के फॉर्म में आपका क्वेश्चन हो तब कैसे आप उसको लगाएंगे। तो उसी से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन को लिया है, तो इसको आपको देखना और समझना जरूरी है। इसी प्रकार के जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसी को आप ज़्यादा प्रैक्टिस करें, तभी आपकी बेटर तैयारी हो पाएगी। देखिए दोस्त, जैसा कि हमने ये पहला क्वेश्चन लिया है d2y/dx2 + dy/dx - 2y = e⁻⁻2x। ये क्वेश्चन आपका है। देखिए इसमें पहले आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले आप इसको डिफरेंशियल इक्वेशन को डी के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो जहां पर दोस्त आपको यहां पर जैसे d2y/dx2 दिख रहा है तो यहां पर आप लिखेंगे d2y, ये dy/dx है तो यहां पर लिखेंगे dy, -2y है तो -2y ही रहेगा, e⁻⁻2x रहेगा। बात इतना आपको समझना है कि जो dy/dx होता है उसका मतलब होता है कैपिटल D। अगर इसमें आपका y लग गया, जब y लग जाता है तो ये dy हो जाता है। अगर इसमें 2 लग गया था d2y/dx2 हो जाता है, तब ये आपका d2y हो जाता है। इसी प्रकार आप अगर 3 लग जाएगा तो यहां पर भी आपका 3 लग जाता है। अब सिंपली दोस्त आप देख सकते हैं ये जो आपको इक्वेशन यहां से मिल रही है दिख रहा है, इसी को हमने चेंज करके डी के फॉर्म में कन्वर्ट किया है। अब सिंपली ये चीज जब हम लिख लेते हैं तो इसमें से y आपको इसमें से कॉमन दिख रहा है जिसको आप कॉमन लेंगे। जब y आप कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा d² + d और -2। इधर जो आपका बच रहा है e⁻⁻2x उसको ऐसे ही लिखेंगे। चलिए, जो आपको ये मिलता है इससे आप इसकी सहायता से लिखते हैं सहायक समीकरण अर्थात ऑक्सिलरी इक्वेशन। ए की वैल्यू सबसे पहले आप ए की वैल्यू किसी भी हायर ऑर्डर की हो या फिर आप उस प्रकार की जब सॉल्व कर रहे थे जो डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो उसमें यही होता है सबसे पहले आपको ए की वैल्यू अर्थात सहायक समीकरण की वैल्यू को निकालना पड़ता है। तो सहायक समीकरण के कैसे निकालते हैं, तो जो आपको कॉमन लेने के y को हटाने के बाद जो अंदर का पार्ट बचता है जहां जहां पर d है वहां पर बस आपको स्मॉल m को पुट करना है। जहां पर कैपिटल D है वहां पर स्मॉल m। तो ये आपका d² है तो ये m², ये d तो ये आपका m, ये -2। इस प्रकार आप देख सकते हैं सेम वही इक्वेशन हमने लिख दिया, d की जगह पर m को लिखा तो ये आपका हो जाएगा d² का m², ये m का d का m हो जाएगा, -2 का -2। इस प्रकार से ये आपका सहायक समीकरण मिलेगा m² + m-2। अब इसको आपको सॉल्व करके आपको m की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर दोस्त आप देखिए कैसे मूल जिसे कहते हैं या रूट्स कहते हैं, तो m की वैल्यू कैसे आप निकालेंगे। तो ये आपको दिया है दो घात समीकरण, तो इसे आप दो घात समीकरण का गुणनखंड कीजिए। तो m² का m² + m का +2m और माइनस, इसको ऐसे तोड़ा जाता है कि आपका वही सेम m ही आए। ओके, ये तो मुझे पता है कि आपको गुणनखंड आता होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसका आप गुणनखंड कर सकते हैं। तो सिंपली हमने यहाँ पर किया m², m का 2m - 2 और ये आपका हो गया m। इसमें से आपको ये दोनों में कॉमन दिख रहा है m हमने कॉमन लिया, अंदर बचा आपका m + 2। इसके बाद आपने -1 कॉमन लिया, m + 2 = 0 आपका। दोस्तों अब यहाँ पर आपको m + 2 और m + 2 दोनों कॉमन दिख रहा है, तो m + 2 को आप बाहर करेंगे, बचेगा इसमें से m - 1। तो m + 2 × m - 1 दो आपको यहाँ पर रूट्स दिख रहा है। इसके आधार पर आप इसको दोनों को 0 दिखाएंगे तो एक m की वैल्यू आपको 1 मिलेगी और दूसरे की आपको -2। मेरे दोस्त यहाँ पर आपका m - 1 अगर आप 0 दिखाते हैं तो ये -1 को उधर भेजेंगे तो m = 1 एक आ जाएगा और दूसरा m + 2 बराबर आपका 0 होगा, तो वहां पर उसको इस साइड करेंगे तो m = -2 आएगा। क्या आएगा? -2। इस प्रकार आपके m की दो वैल्यू अर्थात आपको 1 और 2 नहीं -2 दो वैल्यू आपको मिली। हमने आपको यह भी बताया था कि जब डिफरेंशियल इक्वेशन में 1 और 2 की जब यहां पर जैसे वैल्यू मिली है, ये दोनों नंबर आप जैसा देख रहे हैं ये आपके रियल हैं अर्थात वास्तविक हैं और असमान है अर्थात अनइक्वल हैं। जब आपके दो नंबर जो रूट्स मिलते हैं, दो या दो से अधिक आपके जब भी नंबर आपके जो रूट्स होते हैं मिलते हैं वो आपके क्या हो, अनइक्वल हो और रियल हो, तो उस कंडीशन में इस फार्मूले का यूज करते हैं। मतलब वास्तविक है
ये वास्तविक है और साथ में असमान है, तो ये फार्मूले का आप यूज करेंगे y इक्वल टू c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x डॉट डॉट cn, मतलब जितने नंबर होंगे ऐसे ही आप लिखते जाएंगे। क्वेश्चन को आगे देखते हैं पहले। और अगर आपका यहीं पर इमेजिनरी नंबर आ जाता, अभी उस प्रकार का क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा आगे आपसे, तो यहाँ पर आपका क्या है कि अगर आपका यहीं पर मतलब इस प्रकार से 2i आ जाता, मतलब 1 + 2i आ जाता, तो इसमें इमेजिनरी पार्ट आ चुका है, तो उसके लिए दूसरे फार्मूले का यूज करना पड़ता है। ये अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा या आप इस टॉपिक को डिटेल से फार्मूले को याद किए होंगे, पढ़े होंगे, तो आपको ये चीज पता होगा। अब दोस्त यहाँ पर इस फार्मूले में m1 एक वैल्यू m1 मान लीजिए, दूसरा m2, इसमें आप पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा y इक्वल टू क्या हो जाएगा c1 e की पावर m1, मतलब 1 को जब पुट करेंगे यहाँ पर m1 की जगह पर तो e की पावर x होगा, प्लस आपका c2 e की पावर में m2 की जगह पर रखेंगे -2, तो e की पावर में क्या हो जाएगा -2x। हमने क्या किया, यहाँ पर जो m की वैल्यू निकाला, एक को हमने m1 मान लिया, दूसरे को m2, m1 की वैल्यू हमने 1 मान लिया, m2 की वैल्यू हमने -2 मान लिया। ओके, तो यहाँ पर जब आप पुट करेंगे इस फार्मूले में, दो ही आपके रूट्स मिले हुए हैं, इनको दोनों को पुट करेंगे तो जो आपको मिलेगा y इक्वल टू, इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, बोले तो पूरक फलन। आपको सबसे पहले क्या निकालना होता है, सबसे पहले आप यहाँ पर ये चीज आपने CF की वैल्यू को, A की वैल्यू को निकाला, पहले A की वैल्यू ऑक्सिलरी इक्वेशन सहायक समीकरण निकाला, उसके बाद आपने पूरक फलन निकाला, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपने निकाला, जो कि क्या होता है जब आप रूट से निकाल लेते हैं तो इस फार्मूले में इस प्रकार में आपको पुट करना होता है, और जो आपको y इक्वल टू मिलता है ये आपका पूरक फलन होता है। लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको एक वैल्यू और निकालनी होती है जिसे कहते हैं पीआई बोले तो विशेष समाकलन, पीआई का मतलब पार्टिकुलर इंटीग्रल। इसका मतलब दोस्त क्या हुआ कि जब आपका क्वेश्चन e की पावर, देखिए क्वेश्चन ध्यान दीजिए, ये आपका इस साइड में अगर 0 होता तो आपको पीआई की वैल्यू नहीं निकालनी पड़ती। ध्यान दीजिए, अगर इस साइड में 0 होता तो पीआई की वैल्यू आपको नहीं निकालनी होती। अगर आपका e की पावर x में या e की पावर साइन x में या कॉस x में इस साइड में कोई भी फॉर्म इधर बन रही है, तो उस कंडीशन में आपको पीआई अर्थात पार्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू को निकालना होगा। ओके, तो जब आपका यहां पर बन रहा है तो पीआई की वैल्यू अब हम निकालेंगे। जब आप CF की वैल्यू यहां तक कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद पीआई मतलब विशेष समाकलन करेंगे। विशेष समाकलन का फार्मूला होता है gx/fd। क्या होता है gx/fd? gx का मतलब क्या होता है, gx का मतलब बस सिंपल सा ये आप याद रखिए, जो इस साइड आपको दिख रहा है ये आपका gx है, और ये क्या हुआ, ये आपका gx है, और जो fd होता है, जो y को कॉमन लेने के बाद बचता है, ये आपका fd है, जिसमें आपका d होता है वही आपका है, मतलब d² + d -2 fd की वैल्यू है। तो इन्हीं को अपान में आपको करना है, gx अपान क्या करना है fd, अर्थात आपको e की पावर -2x अपान में क्या करना है d² + d -2 आपको यहां पर करना है gx/fd को। ओके, देखिए दोस्त, हमने भी यहां पर रख लिया है gx/fd, मतलब gx की वैल्यू ऊपर रखा है, fd की वैल्यू नीचे। देखिए दोस्त, अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो कोशिश करें आप क्वेश्चन को आप भी साथ में लगाने की। अब दोस्त, जब आप यहाँ पर gx और fd की वैल्यु को पुट कर लेते हैं, gx और नीचे fd, अब यहाँ पर स्टेप ये होता है, पीआई की वैल्यू आपने ऐसे gx/d fx/gx/fd यहाँ पर लिख दिया है, और e की पावर -2x अपान ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर आप जो देख रहे हैं कि d² d -2 है, तो हम यहाँ पर d बराबर -2 रखते हैं। कैसे, यहाँ पर जो e की पावर में -2x आपको दिख रहा है, e की पावर -2, e की पावर -2x है, तो d की जगह पर आपको -2 रखना है। पी की वैल्यू निकालते समय सबसे पहले आप ये करेंगे, उसके जस्ट बाद आप d की जगह पर -2 रखेंगे। d की जगह पर -2 आप जब रखते हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, d की जगह -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -2, यहाँ पर भी आपको हो जाएगा -2, और ऊपर आपका e के पावर -2x होगा। लेकिन आप एक चीज़ यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका +4 है, -2 आपका हो जाएगा ये भी -4, मतलब 4 और -4 कुल मिलाकर नीचे आपका जो हो जाएगा वो 0 हो जा रहा है। यहीं पर आपको रुक जाना है, अर्थात यहाँ पर आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है। मतलब यहाँ पर पहले आपको पहले स्टेप में जब आप चेक करते हैं d की जगह पर -2 आप रखते हैं, अगर आपका नीचे का पार्ट 0 हो रहा है तो आपको इसके लिए पहले इस पार्ट को एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, अर्थात अवकलन। तो यहाँ पर आप पी की मतलब इसका इस चीज़ का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, लेकिन ध्यान दीजिए इस पार्ट का आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो पी का डिफरेंशिएशन करेंगे और साथ में x का इससे मल्टीप्लाई, तो पी बराबर x का मल्टीप्लाई e की पावर -2x, e की पावर -2x हमने
हमने लिखा। नीचे आपका डी स्क्वायर प्लस डी माइनस टू है, तो इसमें आपको क्या होगा, डी स्क्वायर प्लस डी माइनस टू का डिफ्रेंसिएशन अगर डी स्क्वायर प्लस डी माइनस टू का करते हैं तो इसका डिफ्रेंसिएशन होगा 2d प्लस 1। भाई डी स्क्वायर का हो जाएगा 2d और डी का क्या हो जाएगा 1, माइनस टू का क्या हो जाएगा 0, तो बचेगा क्या 2d प्लस 1। तो आप यहां पर क्या देख रहे हैं, मतलब पहला स्टेप जब आप d बराबर माइनस टू रखेंगे, कहां से d बराबर माइनस टू रखेंगे, e की पावर में जो आपको दिया रहेगा, जैसे e की पावर माइनस 2x है, अगर यहां पर e की पावर माइनस 3x होता तो आप d की जगह पर क्या रखते, माइनस 3 रखते। अगर आपका e की पावर माइनस 4x होता तो माइनस 4 रखते, या फिर e की पावर में आपका माइनस 3x ना होता प्लस 3x होता, लेकिन आप d की जगह पर क्या रखते, 3 रखते, क्योंकि जो पावर में होता है वही आपको पुट करना होता है। जब आप पुट करते हैं पहली बार d की जगह पर, अगर नीचे का पार्ट 0 होता है तब तो आपको एक बार इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद फिर से आपको d की जगह पर वैल्यू को पुट करना है। लेकिन अगर आपका यहां पर 0 नहीं आता है तो वहीं पर आपकी pi की वैल्यू कंप्लीट मानी जाती है। तो यहां पर आपने क्या किया कि यहां पर जब आपका 0 आ गया तो इसका एक बार हम डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन का मतलब pi का मतलब यहां पर x इंटू, जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का एक बार उसका मल्टीप्लाई भी रहेगा, तो x इंटू ई की पावर माइनस 2x, नीचे इसका हो जाएगा आपका डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 2 का 2d प्लस 1। ओके, अब यहां पर आपका हो गया x e की पावर माइनस 2x। अब जब एक बार आपने डिफरेंशिएशन कर दिया तो d की जगह पर फिर से आपको माइनस 2 रख देना है। अब यहां पर अगर आप माइनस 2, अब दोस्त यहां पर आप d बराबर माइनस 2 फिर से जब रखते हैं तो यहां पर आप d रखेंगे 2 इंटू माइनस 2 प्लस 1, तो आपका क्या हो जाएगा माइनस 4 प्लस 1 आपका आएगा माइनस 3, मतलब माइनस 4 प्लस 1 कितना आएगा माइनस 3, तो आपका नीचे आ गया माइनस 3। ऊपर आपका क्या है x e की पावर माइनस 2x, वही चीज हमने यहां पर लिख दिया। तो डिफरेंशिएशन जब आपने किया तो आपको d बराबर माइनस 2 लिखा, तो आपको लास्ट में क्या बचा x e की पावर माइनस 2x माइनस 3, और यही क्या हुई, यही आपके pi की वैल्यू हुई, विशेष समाकलन पार्टिकुलर इंटीग्रल आपका यही हुआ, ये आपका। ठीक है, तो आपने क्या किया, ये इस प्रकार से आपको करना होगा, और जो आपको pi की वैल्यू मिली लास्ट में आपको आंसर इस प्रकार लिखना है cs प्लस cf प्लस pi, मतलब कंप्लीट जो आपका सॉल्यूशन हुआ वो आपका कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस pi, मतलब जो ये सॉल्व किया इसको दोनों को ऐड करना है। एक आपने यहां पर ये वैल्यू निकाला है y इक्वल टू इसको, एक मिनट, यहां पर ये y इक्वल टू इसको आपको ऐड करना है, ये CF हो गया, प्लस इसके साथ आपको PI को ऐड करना है, तो आपको कंप्लीट CS मतलब कंप्लीट सोल्यूशन आपको यहां से मिल जाएगा। जैसा आप देख सकते हैं ये आपके CF की वैल्यू, आपकी इतनी CF की वैल्यू हो गई, और PI की वैल्यू आपका ये हो गया माइनस 1/3 x e की पावर माइनस 2x। ओके, तो ये आपका क्या हुआ, ये कंप्लीट यहां से आंसर हो चुका है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो अगला क्वेश्चन कुछ अलग है। अलग का मतलब ये प्रीवियस पेपर में पूछा गया, और इस क्वेश्चन में e की पावर x के फॉर्म में भी है और साइन के भी फॉर्म में है, मतलब दोनों चीज को मिक्स करके आपको क्वेश्चन दिया गया है, जो कि आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन ये दिया गया। आपको पता है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन आप पहले क्या निकालेंगे, सहायक समीकरण। इसको सॉल्व करके आपको सहायक समीकरण निकालना है। हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में पहले आपको क्या निकालना पड़ता है, ए अर्थात सहायक समीकरण, ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसके लिए आपको यहाँ पर जो पार्ट इस साइड, इसको आपको नहीं देखना है, ठीक है, आप बस इतना भी इस साइड में देखिए, ये जो पार्ट है तो d2y/dx2 यहाँ पर है, इसको हमने यहाँ पर d2y/dx2 को m स्क्वायर लिखा है, और जो dy है वहाँ पर 4। ऐसा क्यों, आपको पता है, सबसे पहले हमने इसको डायरेक्ट यहाँ पर इसको लिख दिया। इसके पहले आपको पता है हम कैपिटल D के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं, इसको d2y/dx2 को हम d2y लिखते हैं, प्लस यहाँ पर आपका आगे हो जाएगा 4y। ठीक है, ये आपका बनता है इक्वल, इसको आप 0 करते हैं। इसमें से दोनों में से y जब आप कॉमन लेंगे तो अंदर आपका क्या बचेगा, d स्क्वायर प्लस 4, और y आपका बाहर कॉमन होगा, तो इस d की जगह पर हम m लिखते हैं, तो d स्क्वायर प्लस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल 0। यही आपका क्या है, यही आपका जो बन रहा है वो आपका सहायक समीकरण है। क्या है, सहायक समीकरण m स्क्वायर प्लस 4। इसी के आधार पर हमने इसको लिखा है m स्क्वायर प्लस 4। अब जब आपका m स्क्वायर प्लस 4 लिख जाता है सहायक समीकरण, उसके बाद इसके मूल निकालते हैं, इसके m की वैल्यू इसमें से फाइंड आउट करते हैं। तो सिंपली आप m स्क्वायर प्लस 4 देख रहे हैं, हम इस प्लस 4 को क्या करते हैं, इधर भेजेंगे तो आपका माइनस 4 हो जाएगा। बातों को समझिए, इस प्लस 4 को इधर भेजेंगे तो माइनस 4। अब यहाँ पर m की वैल्यू को निकालना है, तो इस माइनस 4 में जब आपका m स्क्वायर लिखा हुआ है तो माइनस 4 आपका इस साइड होगा, जो रूट से हटाएंगे तो अंडर रूट माइनस 4 होगा। अब यहाँ से आपको पता है किसी भी वैल्यू को रूट से निकालते हैं तो प्लस माइनस दोनों लगता है, 2i आएगा,
प्लस माइनस 2 होगा और अंडर रूट -1 की आपकी वैल्यू पता होनी चाहिए, होता है आई। क्या होता है? आई। और आपको पता होगा 1 की वैल्यू क्या होती है? आई स्क्वायर होती है। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि जो आपकी काल्पनिक संख्या होती है, इमेजिनरी पार्ट होता है, उसमें जो आई होती है उसकी वैल्यू होती है अंडर रूट -1। तो इसमें जो अंडर रूट -1 बचेगा उसकी वैल्यू हमने आई लिख दिया। मतलब आपको जो m की वैल्यू मिली वो +-2i मिला। आप देख पाएंगे हमने जब इसको सॉल्व किया, इसमें से वैल्यू को निकाला तो m +-2i मिला। इसे हम सिंपली फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, m की वैल्यू को +-2i को 0 +-2i लिख सकते हैं। ये 2i क्या है? 2i जो है ये काल्पनिक संख्या की है, ठीक है, ध्यान दीजिए। और ये आपका रियल है, ये आपका रियल है और ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। ओके, ये चीज को आपको पता है। इसमें देखिए हमने आपको यही कहा, जब आप कंप्लीमेंट्री फंक्शन लिखते हैं तो इसके लिए कम से कम 4 से 5 इसके फार्मूले हैं, वो आपको याद होने चाहिए। अब इस कंडीशन की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में दोस्त ये काल्पनिक संख्या आ चुकी है। तो काल्पनिक संख्या के लिए दूसरा फार्मूला था जिसमें आप देखे होंगे दोस्त, हमने आपको बताया भी था अल्फा प्लस माइनस आई बीटा इक्वल टू, जब फॉर्म बनता था इसमें आप लिखेंगे अल्फा प्लस आई बीटा। अगर इससे हम कंपेरिजन करें तो 0 +-2i, अर्थात यहाँ पर अल्फा का मान कितना हो गया? 0 हो गया और बीटा का मान कितना हो गया? बीटा का मान 2 हो गया, ठीक है। कंपेरिजन आप कीजिए। अब यहाँ पर फार्मूला होता है e की पावर अल्फा एक्स। इसी को ध्यान से देखिए, e की पावर अल्फा एक्स, अल्फा की वैल्यू कितनी है? 0, तो e की पावर क्या हो जाएगा? 0 प्लस होता है c1 cos बीटा एक्स। बातों को ध्यान से सुनिए, c1 होता है cos बीटा एक्स होता है, तो c1 हो गया cos बीटा। बीटा की वैल्यू यहां पर क्या है? बीटा की वैल्यू आपकी है 2, तो इसीलिए हो गया cos 2x प्लस c2 sin बीटा एक्स होता है। आप बुक को ओपन करिए और वहां पर देखिए आपको ये फार्मूला मिल जाएगा e की पावर cos अल्फा एक्स, e की पावर में आपको मिलेगा क्या? e की पावर में अल्फा एक्स प्लस ब्रैकेट के अंदर c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 sin बीटा एक्स। इस प्रकार फार्मूला है। तो यहां पर बीटा की वैल्यू 2 है, इसलिए आपका हो गया cos 2x प्लस c2 sin 2x हो गया। तो ये आपका क्या मिला? ये कंप्लीमेंट्री फंक्शन मिला। 4 से 5 फार्मूले, एक बार आप उसको देख लीजिए, चीजें आपको याद हो जाएंगी। लास्ट में e की पावर 0 का आपको वैल्यू पता है, e की पावर 0 1 होता है, तो इसलिए हमने कंप्लीट आपका जो आया कंप्लीमेंट्री फंक्शन वो c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x आया गया कंप्लीमेंट्री फंक्शन, पूरक फलन। तो सबसे पहले आपने सहायक समीकरण लिखा, उससे आपने मूल निकाले अर्थात m की वैल्यू निकाला। m के वैल्यू पर डिपेंड करता है कि आपका जो सहायक बोले तो पूरक फलन cf क्या होगा, ये m की वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो m की वैल्यू आपकी काल्पनिक है, तो इस आधार पर ये फार्मूला आपने लगाकर CF की वैल्यू को फाइंड आउट किया। अब यहां पर आता है PI का नंबर। देखिए PI इसमें इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, इसीलिए क्वेश्चन दिया जाता है। अब इसमें ये दोनों पार्ट आपको आ चुके हैं, CEX और प्लस में sin 2x, तो कोई दिक्कत बात नहीं है, आप जैसे लिखते हैं वैसे आपको लिखना है। हमने आपको क्या बताया कि विशेष समाकलन बोले तो आपका पार्टिकुलर इंटीग्रल बोले PI का मतलब होता है GX/FD। क्या होता है? GX/FD। GX हमने क्या बताया, इस इक्वल के इस पार्ट में जितनी भी वैल्यू होगी ये आपकी GX होती है। क्या होती है? GX। और FD क्या होता है? FD जो आप इससे आपने कॉमन लिया था, मतलब इसको आप क्या लिखे थे? D2y प्लस 4y। इसमें जब आप कॉमन लेंगे y को तो d स्क्वायर प्लस 4 आपका बचेगा, वो FD की वैल्यू होगी। तो इसके अपान में मतलब आपका क्या होगा, कुल मिलाकर आपका e की पावर x प्लस साइन 2x, ठीक है, और अपान में आपका हो जाएगा d स्क्वायर प्लस 4। ये आप PI बराबर लिखेंगे, कितने बराबर? PI बराबर आप ये वैल्यू लिखेंगे GX/FD। तो यहां पर हमने यहां पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं GX/FD की अगर हम बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं GX/FD e की पावर x प्लस साइन 2x अपान d स्क्वायर प्लस 4। d स्क्वायर प्लस 4 कहां से मिला, ये चीज आप समझ लीजिए फिर से। ये जो m स्क्वायर प्लस 4 है, इसी के m की जगह पर d लिखा जाता है, तो ये d स्क्वायर प्लस 4 आपका होता है। ओके, तो यहां पर आपने कंप्लीटली लिख लिया कि d स्क्वायर प्लस 4 नीचे। अब यहां पर आती है बात दोस्त, यहां पर दोनों को साथ में नहीं करते हैं, दोनों को आप अलग अलग करते हैं, अर्थात e की पावर d स्क्वायर प्लस 4 को एक बार अलग कर लीजिए और यहां पर प्लस बीच में है तो प्लस लगाइए, और यहां पर आपका साइन 2x है तो साइन 2x को इस साइड में करके ये आप पार्ट आप अलग कर लीजिए। दोनों को अलग अलग आप कर सकते हैं, चूंकि बीच में लगा क्या हुआ है, प्लस आपका लगा हुआ है, तो प्लस से आप इसको अलग करिए। आपको हमने क्या बताया, जब e की पावर x के फॉर्म में क्वेश्चन होगा, अर्थात e की पावर x में हो सकता है या e की पावर 2x हो सकता है, e की पावर 3x हो सकता है, e की पावर -3x हो सकता है, कुछ भी हो, लेकिन e की फॉर्म में अगर क्वेश्चन है तो उस कंडीशन में आप d की जगह पर क्या रखते हैं, d की जगह पर, जैसे कि e की पावर -2x है तो d की जगह पर क्या रखेंगे, -2 रखेंगे। क्या रखेंगे? -2।
अब दोस्त आपका अगर साइन के फॉर्म में अगर क्वेश्चन बनता है, इधर तो आपका ई के फॉर्म में बना, अगर आपका यहाँ पर साइन के फॉर्म में बनता है तो हमने क्या बताया, जहाँ पर आपका जैसे साइन 2x यहाँ पर लिखा हुआ है तो साइन 2x का मतलब यहाँ पर आप डी स्क्वायर की जगह पर -2 स्क्वायर रखेंगे। अगर ये आपका साइन 3x होता, ध्यान दीजिएगा साइन 3x होता तो डी स्क्वायर की जगह पर -3 स्क्वायर, और ध्यान दीजिए माइनस इसका -3 का होल स्क्वायर नहीं है, माइनस आपका साइड में है उसका 2 का स्क्वायर है, माइनस साइड में है 3 का स्क्वायर है। ओके, तो यहां पर जो आपका x का मतलब साइन के साथ में जो x का मल्टीप्लाई में है उसी को आपका स्क्वायर करके डी स्क्वायर की जगह पर रखना है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो देखिए पहले यहां पर हमने इस पार्ट को अलग किया और दूसरा साइन वाले पार्ट को अलग किया। अब यहां पर हम ई वाले वैल्यू में जो x का मल्टीप्लाई होते हैं उसको रखते हैं, और जो साइन का रूल है साइन में क्या होता है जो डी स्क्वायर की जगह पर रखते हैं, और कौन किसको रखते हैं, जो साइन 2x लिखा है तो 2 है तो 2 का स्क्वायर करके माइनस का 2 स्क्वायर डी स्क्वायर की जगह पर रखते हैं। क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए तभी चीजें बेहतर तरीके से आपको समझ में आएंगी। तो यहां पर e की पावर x अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4 है। अगर यहां पर आप ध्यान से देखें तो हम d की जगह पर रखे हैं तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आपका 4 हो जाएगा, तो e की पावर x अपॉन डी स्क्वायर प्लस मतलब 1 स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। अगर आप इस साइड देखेंगे तो ऊपर साइन 2x है तो साइन 2x हो गया, नीचे आपका डी स्क्वायर प्लस 4 है तो डी स्क्वायर है तो डी स्क्वायर की जगह पर क्या रखेंगे, माइनस का 2 स्क्वायर, माइनस का 2 स्क्वायर प्लस 4 आप रख देंगे। तो इस प्रकार आपका PI इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्त, e की पावर x अपान 1 प्लस 4 यहां पर हो जाएगा। और यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये -2 स्क्वायर है तो ये -4 होगा। फिर से मैं कह रहा हूं -2 का होल स्क्वायर मैंने नहीं लिखा है, माइनस को साइड में है, 2 का स्क्वायर लिखा है। ओके, तो इसलिए यहां पर माइनस भी आपको लिखना होगा, तो माइनस का 4 हो गया प्लस का आपका 4 हो गया। तो आपको पता है -4 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 0। अब यहीं पर आपको सवाल को रोक देना है, रोकने का मतलब है इसको थोड़ा और आगे आपको सॉल्व करना पड़ता है। अगर आपका नीचे 0 आ जाता है, जैसे इसमें देखिए e की पावर x में है तो यहां पर आपका नीचे 0 आपका नहीं आया, तो नीचे 0 जब नहीं आया तो उस कंडीशन में वही आपका आगे सॉल्व होकर वही आंसर माना जाएगा। लेकिन आप साइन के पार्ट में देख रहे हैं यहां पर -4 और +4 यहां पर आपका 0 बन रहा है, इसलिए आपको इस वैल्यू को साइन वाले वैल्यू को एक बार डिफरेंशिएशन करना होगा। जैसे कि जस्ट अभी हमने आपको पहले क्वेश्चन में बताया कि e की पावर x वाले का कैसे हमने डिफरेंशिएशन किया था। ओके, अब यहां पर देखिए दोस्त, अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो साइन 2x का कुछ नहीं करना है, आपको वैसे ही लिखना है और उसके साथ एक x का मल्टीप्लाई करना है जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे। तो x इंटू साइन 2x और नीचे डी स्क्वायर प्लस 4 है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2d हो जाएगा और 4 का हो जाएगा 0, मतलब इसका डिफरेंशिएशन आया x साइन 2x अपान का 2d। ओके, आप देखिए यहाँ पर आपका e की पावर x अपान 1 प्लस 4 आपका ये हमने लिख दिया है। इसका आपका 0 हो रहा था, इस 0 की कंडीशन में जब 0 ना होता तो इसी प्रकार से जैसे कि e की पावर x को सॉल्व किया गया वही आपका आंसर माना जाता, लेकिन यहां पर आपका 0 आ गया इसलिए आप इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो हमने डिफरेंशिएशन किया तो आपका क्या मिला, x आपको मल्टीप्लाई करना है, साइन 2x हो गया, डी स्क्वायर प्लस 4 का जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो हो जाता है क्या 2d और प्लस का 0 तो 0 को हम लिखते नहीं, तो यहां पर आपका नीचे हो जाएगा 2d। इस प्रकार आपका e की पावर x अपान 1 प्लस 4 बनेगा और ऊपर आपका ये पार्ट बचा। अब यहां पर सिंपली आप इसको लिख सकते हैं PI इक्वल टू EX अपान 5, और यहां पर एक पॉइंट और आपका आता है, यहां पर आपका लिखा है x/2, तो x/2 यहां पर आपका हो चुका है, ये लिखा है साइन 2x अपान 2d। ध्यान दीजिए x/2 एक कांस्टेंट के रूप में, x/2 आपका यहाँ पर साइड में है, जो करना है इंटीग्रेशन वो करना है साइन 2x का। देखिए हमने आपको बताया था जो d होता है वो होता है dy/dx, सुनिएगा dy/dx। अगर इसी का 1/d कर देंगे तो आपका इसका मतलब है इंटीग्रेशन। आपको सभी को पता है कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, या इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जस्ट मतलब एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अगर d लिखा है, d का मतलब हमने क्या बताया, इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन dy/dx, तो 1/d का मतलब है कि इसका मतलब है इंटीग्रेशन, तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे किसका, x/2 को आपको बाहर करना है, ओनली जो साइन वाले फॉर्म है उसी को, जो साइन के फॉर्म में आपको दिया है उसी का आपको इंटीग्रेशन करना है। तो 1/d जो है 1/d साइन 2x को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन 2x dx।
ठीक है। 1/d का ही मतलब यहां पर है, d का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, लेकिन 1/d का इंटीग्रेशन, तो सिंपली यहां पर इंटीग्रेशन sin 2x dx हो गया। अब सिंपली e की पावर x/5, ये आपका x/2 ऑलरेडी बाहर कर दिया गया। sin 2x को आपको पता होना चाहिए इंटीग्रेशन क्या होता है, cos 2x। अब यहां पर cos 2x तो हो जाएगा, cos का नहीं माइनस cos 2x होता है, क्योंकि आपको पता है कि इंटीग्रेशन में जो साइन होता है, साइन का तो माइनस cos 2x होता है, लेकिन प्लस में अगर आप डिफरेंशिएशन में देखेंगे तो साइन का प्लस cos x होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसलिए इसमें माइनस आपका लगता है, माइनस cos 2x होता है, और जो 2x है, 2x को आप जब t मानते हैं तो ये आपका हो जाता है dx बराबर dt, और अपान में क्या हो जाता है 2, तो इसलिए आपका 1/2 भी आपको मिलता है इसमें। ये चीज आपको पता होगा, आप थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आपने फर्स्ट सेकंड मैथ पढ़ा है, तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो आपने क्या किया, यहां पर पी की वैल्यू निकाल लिया। अब कंप्लीट सोल्यूशन क्या है, कंप्लीट सोल्यूशन कुछ नहीं, आपका जो CF और PI है दोनों को ऐड कर दीजिए, वही आपका आंसर है। तो CF की वैल्यू आपने पहले ही कंप्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू निकाली थी, क्या था, पूरक फलन जो आपने निकाला था ये आपकी वैल्यू हुई। इसमें आपको क्या जोड़ना है, PI को जोड़ देना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल, अर्थात आपका विशेष समाकलन जो पार्ट है उसी को इसमें ऐड करना है। तो यहां पर आप ध्यान से देख सकते हैं ये वैल्यू को और यहां पर इस वैल्यू को, किसको, इस वैल्यू को, दोनों को आप ऐड कर दीजिए। जब हम यहां पर ऐड करते हैं तो आपका जो आंसर होगा वो आप यहां पर देख सकते हैं, ये आपका कंप्लीट C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x माइनस EX इंटू x/4 cos 2x आपका कंप्लीट आंसर होगा। अगर क्वेश्चन आपने यहां तक वीडियो को देखा या क्वेश्चन को लगाया तो कमेंट में आप जय हिंद जरूर लिखें। धन्यवाद।